हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाल के आपके लिए रखे हैं। आपके लिए सैम्पल पेपर की तरह वर्क करेगा, यानी एक प्रैक्टिस पेपर मान लीजिए। आप इसे देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आपको पता लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आया हुआ है लास्ट ईयर, और आपको ये पेपर कैसा लगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पेपर सिंपल लग रहा है, हार्ड लग रहा है, या फिर एवरेज है। तो बताना आप मुझे पूरा पेपर देखने के बाद। मिड टर्म एग्जाम के नज़रिए से देखें तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपके 7 चैप्टर मिड टर्म में आ रहे हैं, और 7 चैप्टर के ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। ठीक है, जो आगे के क्वेश्चन थे वो हटा रखे हैं, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर की वीडियो को पहले ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप चैप्टर की वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद नहीं होंगे। जब चैप्टर देखोगे, समझोगे, सारी वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को याद रख पाओगे। लाइव क्लास में मैंने एमसीक्यू कराए थे, अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखी तो आप उसमें जाके देख सकते हो, या फिर मैंने एक वीडियो और बनाई थी आपके लिए। ये वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाली है। इसमें एक ही वीडियो के अंदर सारे चैप्टर के जो वन शॉट है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लाइव क्लास को इग्नोर करके आप इसे देख सकते हो। इसमें सिंगल वीडियो में आपका काम चल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है। और सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, सारे एक आपके इन वीडियोस में कवर कराए हुए हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देख के जाना, ताकि आपके एग्जाम जो है, एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है एमसीक्यू क्वेश्चन। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का प्राचीन पुरास्थल, जिसको राखीगढ़ी कहा जाता है, तो ये जो राखीगढ़ी है आज के भारत में, यानी आधुनिक भारत में, किस राज्य में है। ठीक है, राखीगढ़ी सीधा सीधा बोलें किस राज्य में है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो मैंने आपको बताया था कि ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको जो मैप वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी कराया हुआ है। ठीक है, तो मैप की वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बहुत पूछा जाता है। ये जो पुस्तक है, इसको लिखने वाला कौन है, यानी लेखक कौन है। तो S.N. रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं आप मुझे लास्ट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप की संरचनात्मक विशेषता नहीं है। देखो ध्यान से देखो, कौन सा स्तूप की संरचनात्मक विशेषता नहीं है। तो स्तूप के अंदर हर्मिका होती है, यस, वो छतरी टाइप की जो थी बिल्कुल होती है। ठीक है, छतरी होती है, बिल्कुल होती है। तोरण द्वार होता है स्तूप में, बिल्कुल होता है। मैंने आपको बताया था ना, डिजाइन वाले तोरण द्वार भी होने लगे थे। लेकिन गर्भगृह नहीं होता। गर्भगृह कहाँ पे होता है? गर्भगृह होता है मंदिर में। ठीक है, और स्तूप जो है वो मंदिर नहीं है, वो अलग है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपको पहचानना था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के इस चरित्र की पहचान आपको करनी है, यानी इसमें कुछ आपको संकेत दे रखे हैं, उससे आपको बताना है कि वो कौन है। तो वो चरित्र है जिसका संबंध राक्षस समुदाय से था, यानी वो राक्षस थी या था। उसका विवाह भीम से हुआ था। ठीक है, यानी भीम की पत्नी हो जाएगी। और उसके पुत्र का नाम, यानी वो घटोत्कच की माता थी। ठीक है, तो कौन थी वो, आपको सीधा सीधा पता लग गया होगा, हिडिंबा। ठीक है, यानी यहाँ का आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील जो है उसका पुनर्निर्मित करा था, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, रिपेयर करवाया था। किसने रिपेयर करवाया था? राजा रुद्रदमन ने। ये मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास में भी आपको बताया हुआ है, तो ये पेपर में आपके आ रखा है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, चैप्टर में, सब जगह कराई रखे हैं, तो आपके वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। ये केवल एक प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अगर आपने एनसीईआरटी को डीप नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी में देवगढ़ मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेगा आपको। एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखी है किसी मंदिर की, उसके नीचे बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो ये देवगढ़ मंदिर जो था ये यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश जो थे पहली बार अभिलिखित करवाए थे। तो आप सभी ने पढ़ा है अशोक, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के से रिलेटेड कुछ कथन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन उसमें से सही नहीं है। सही वाला नहीं पूछा, कौन सा गलत है ये पूछा हुआ है। तो देखिए, भारत में आने वाला एक मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही है क्योंकि मोरक्को से आया था। शरिया और इस्लाम धर्म के कानून का विशेषज्ञ था, ठीक है। मक्का की तीर्थ यात्रा करी थी, ठीक है, इसने कई जगह की यात्राएं करी थी, ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ना, ये गलत है। बी में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि उसका जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, उसकी किताब को बादशाह नामा कहा जाता, तो बिल्कुल नहीं। इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो रिहला कहलाता था, है ना, हमने पढ़ा है ना चैप्टर के अंदर, रिहला कहलाता था, ठीक है। तो हमें यही तो पहचानना था, सिंपल है बिल्कुल। आगे देखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये आपके सामने कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, कथन और कारण को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तब हमें सही आंसर इसका पता लगेगा। क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल बादशाह को क्रूर राजा कहा था, क्या ये सही है? तो यस, बिल्कुल सही। अगर आपने एनसीईआरटी को डीप पढ़ा है तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि उसने भिखारियों का क्रूर राजा कहा है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है कि राजकीय भूस्वामित्व इसका कारण था, बिल्कुल सही, क्योंकि वो कहता था कि मुगल काल में जो भूमि है उसका स्वामी जो होता है वो एकमात्र जो राजा होता है वो होता है, ठीक है। जिस चीज़ को वो बिल्कुल गलत मानता था उसके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं थी। तो यहाँ पे आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो एक बार पढ़ते हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण यानी आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। तो अपना ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी सही तरीके से मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि सही जोड़ा है वो पहचानना है। बाकी इसमें सारे गलत है, एक ही सही है, आपको वही पहचानना है। इब्न बतूता पुर्तगाल, क्या ये सही है? नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था ना, तो अब यहाँ पे पुर्तगाल दे रखा है, यानी कि ये तो गलत है, हमको यही तो पहचानना है। नेक्स्ट है दुआर्ते बरबोसा मोरक्कन, ये भी गलत है, क्लियर गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर जो है ना, ये फ्रांसीसी है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको ये पहचानना था इसमें से कौन सा सही है, तो अपना बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोबारा से देखो, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये लाइव में कराने वाला था, लेकिन दशहरा वगैरह आ गया इसलिए मैंने लाइव में नहीं कराया, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन पढ़ते हैं। मीराबाई जो है निर्गुण भक्ति परंपरा की कवयित्री थी, शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही। तो आपका जो कारण है बिल्कुल सही है, लेकिन कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मीराबाई जो है वो निर्गुण भक्ति से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो सगुण भक्ति से है, क्योंकि वो कृष्ण की जो मूर्ति होती है, मूर्ति को मानती थी, मूर्ति को पूजा करती थी, पूजती थी, तो वो क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति से रिलेटेड हो जाएगा। यानी कि आपका अभिकथन तो गलत है लेकिन कारण सही है, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपके सामने ये कुछ गुरु दे रखे हैं और उनका एक कालक्रम पूछा हुआ है कि कौन सा कालक्रम जो है इनमें से सही है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे इन चारों गुरुओं को, तो आपको पता लग जाना चाहिए, गुरु नानक, गुरु अर्जन देव, गोविंद सिंह, हरिकृष्ण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप सभी ने, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये पहले गुरु थे, सबसे पहले नंबर पे ये आते हैं गुरु नानक देव। अब यहाँ पे देखो, यानी ये पहले नंबर पे, आपको ये बताना है सबसे पहले कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ठीक है। अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको सबसे लास्ट नंबर पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है, ऑप्शन देखो, यानी ये चौथा जो है ये पहले नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले थे गुरु नानक, फिर उसके बाद आ जाते हैं गुरु अर्जन देव, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं गुरु हरकिशन देव, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इन चारों में इसी क्रम में आपको समझाना था, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर से रिलेटेड है। प्रश्न है कि विजयनगर के वंश की पहचान कीजिए। हरिहर और बुक्का जो थे वो इसी वंश से रिलेटेड थे। पहला, इन्होंने हिरिया नहर जो है उसका निर्माण करवाया था। हिरिया नहर से आपको याद आ गया हो गया संगम, मैंने आपको पहले ही करवा रखा है एमसीक्यू में, संगम वंश से थे। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहला वंश था, ठीक है। तो ये संगम आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संगम, यानी कि ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो आपके ये जो सेक्शन आ रहा है, ये सेक्शन है
बी सेक्शन, इसमें आपके जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो होते हैं। तो कुछ 3 नंबर के प्रश्न हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या है, हड़प्पाई शहरों की जल निकास प्रणाली जो है, ठीक है, ये नियोजन का संकेत देती है किस प्रकार से, ये आपको बताना है। फिर इसी का ऑप्शन में देखा दे रखा है कि हड़प्पा लोगों द्वारा मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, महाभारत को हम कैसे एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं, उदाहरण के सहित बताना है। फिर अलवार और नहनार जो महिला संत थी, भक्त थी, इनकी जो भूमिका है उसको बताना है। फिर मध्यकाल में जो चिश्ती थे, इन्होंने भारत की स्थानीय भाषाओं का प्रयोग जो किया था, उसको अपनाया था, वो बताना है। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन है, अल बरूनी की जो किताब उल हिंद है उसकी व्याख्या करनी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं एक एक करके सबका आंसर देखते हैं, ठीक है। और ये जो आंसर है ना, ये सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है पेपर में, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अब आप कहोगे कि सर ये तो ऑफिशियल आंसर की है, एकदम करेक्ट है, हमें पेपर में ऐसा क्यों नहीं लिखना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आंसर की होती है ये टीचर्स को मिलती है पेपर को चेक करने के लिए, ठीक है। अब पेपर को चेक करते हैं तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, लेकिन इस पैटर्न पे आपको नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। ये टू द पॉइंट है बिल्कुल, इस तरीके से आप लिखोगे तो हो सकता है आपको पेपर में पूरे मार्क्स ना मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न है कि हड़प्पा के जो शहर थे उसकी जो जल निकास प्रणाली थी वो शहरी नियोजन की तरफ संकेत करती है, यानी कि वो शहरी सभ्यता थी, ये बताती है। इसके बारे में आपको बताना है, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए हड़प्पा के जो शहरी केंद्र पूर्णतः नियोजित थे, आप ये बता सकते हो कि हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, क्लियर है। उसके बाद ये पूरी तरीके से नियोजित था, यानी पूरी तरीके से प्लानिंग करके बनाया था, पूर्ण नियोजित। तो ये कीवर्ड आ गया हमारे आंसर में, यही आपको रखना होता है, ये कीवर्ड आपको अपने आंसर में रखना है। आगे देखो, यहाँ की जल निकास प्रणाली अनूठी थी, तो आप बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अनूठी थी जिसके लिए वो जाना जाता था, ठीक है। आगे देखो, जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पे सड़क और जो गलियां थी, सड़कें और गलियां जो थी ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, यानी कि कुछ इस प्रकार से आती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है। 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस तरीके से इस पद्धति से एक जाल पूरा बन जाता था सड़कों का और गलियों का, इस प्रकार से बनाई गई थी, ये आप बता सकते हो। फिर पहले क्या था, ये पहले यहाँ पे नाली, उसके साथ में गली बनाई गई थी, बाद में अगल बगल में मकान बनाए गए थे। यानी कि मान लीजिए ये गली है और गली के साथ में नाली बना दी है, बाद में यहाँ पे मकान बना दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि पूर्ण नियोजित था सब कुछ। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। घरों का जो गंदा पानी था वो नालियों के जरिए बाद में बड़े नालों में जाके मिल जाता था। तो ये आपको सारी चीज़ें बतानी थी, ठीक है। तो अब आप इस आंसर को थोड़ा सा ना अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको। अगर आपको मान लो ऐसी आंसर की कहीं से मिल जाती है तो आप इनमें से याद करके सेम डिक्टो इस तरीके से मत लिखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों के द्वारा मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था, स्पष्ट करना है। तो मुहर या मुद्रांकन, मुहर मतलब जो सील होती है, जो मोहर नहीं लगाते थे हम, सील, उसका प्रयोग क्यों किया जाता था ये देखते हैं। देखिए इसका प्रयोग किया जाता था क्योंकि लंबी दूरी का जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो सही तरीके से बनाया जा सके, बना रहे, इसलिए इसका प्रयोग करते थे। मान लो कोई सामान ले जाना है, कोई एक थैला है जिसमें कुछ हमारा सामान भरा हुआ है, ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मान लीजिए ले जाना है या भेजा गया है, तो उसके मुंह पे क्या करा जाता था, रस्सी से अच्छे से उसको बांध दिया जाता था। जब रस्सी से बांध दिया जाता था उस पर गांठ लगा दी जाती थी और फिर उस पर गीली मिट्टी लगा के, ठीक है, गीली मिट्टी रख कर उस पर एक सील लगा दी जाती थी, एक मुहर लगा दी जाती थी। उससे फिर क्या होता था, मिट्टी पे मुहर की छाप पड़ जाती थी। अब गीली मिट्टी है, आप उस पर जिस प्रकार की मुहर लगाओगे वैसी उस पर छाप पड़ जाएगी। और यदि अपने गंतव्य पे, देखो आगे क्या लिखा है, ये थैला जब अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन जहाँ पे वो पहुँचना है उस स्थान पे पहुँच जाए और सील जो है, मुद्रांकन जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहे, तो उसका मतलब क्या है कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है, यानी थैले को छेड़ा नहीं है, किसी ने छुआ नहीं है, तो ये पता लग जाता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता था। इसके अलावा मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान भी हो सकती थी, यानी कि किस व्यक्ति ने उसको भेजा है, प्रेषक कौन है, भेजने वाला कौन है, उसकी पहचान भी हो जाती थी, क्योंकि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल कुछ मुहर रहती होगी, उससे पता लग जाता होगा। तो ये कुछ तरीके होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कैसे है भाई, उदाहरण दो, ऐसे आपसे पूछा हुआ है। और चैप्टर की वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बार बार बताया था कि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको जो आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बना के बताया था वो आंसर इस आंसर से आपको अलग लग रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टू द पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं ये, केवल इन कीवर्ड्स को हमें अपने आंसर में
रख कर उसको एक्सप्लेन करना होता है, सीधा सीधा नहीं लिखना होता कि आप सीधा सीधा लिख दो। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा मुश्किल से अगर ऐसे लिख दोगे तो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें उसको एक भाषा तक सीमित नहीं रहा, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, उसका अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में होता रहा, इसलिए इसको गतिशील ग्रंथ कहते हैं। क्लियर है? इसमें बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो पहले नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। जैसे जैसे काल बढ़ता गया, 1000 साल तक कहा जाता है महाभारत को लिखा गया, तो 1000 साल तक जैसे जैसे कुछ कहानियां आती होगी उसमें प्लस होती गई होगी, यानी ऐड होती गई होगी। तो ये चीज़ें, कई सारी कहानी उसमें ऐड होती गई, ठीक है। बहुत सारी कथाओं की पुनर्व्याख्या भी की गई। इसमें कुछ जगह पे मूर्तिकला का चित्रण हुआ है, अलग अलग प्रकार के चित्रों का यूज़ किया गया है, नाटक, नृत्य, कथन, इसके अलावा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, जो पहले नहीं थे लेकिन बाद में उसमें जोड़े गए हैं। तो एक पॉइंट आप श्लोक वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताने थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत की रचना लगभग 1000 साल होती रही, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती गई, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। अलवार और नैनार जो परंपरा थी, इसमें जो महिला भक्त थी, इनकी भूमिका बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो व्यापक रूप से गाई जाती हैं। महिला में जैसे अलवार और अंडाल नामक जो स्त्री भक्त थी, इनके गीत जो है बड़े लेवल पे गाए जाते हैं। अंडाल जो थी अपने आप को विष्णु की प्रेयसी यानी विष्णु की प्रेमिका अपने आप को मानती थी और उनसे प्रेम करती थी, अपनी प्रेम भावना को छंदों में लिखकर व्यक्त करती थी, ये हमने पढ़ा हुआ था। फिर दूसरी है स्त्री शिवभक्त कराई कईल अम्मैयार। इन्होंने क्या करा था? कठोर तपस्या वाला रास्ता अपनाया था, ठीक है। और इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक जो कर्तव्य थे उसका भी इन्होंने कहीं ना कहीं परित्याग कर दिया था। तो ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप इसको एक्सप्लेन करके और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में चिश्तियों ने भारत की जो स्थानीय भाषा थी उसको किस प्रकार से अपनाया था? तो देखिए, चिश्ती जो थे इन्होंने स्थानीय भाषाओं को अपनाया और दिल्ली में चिश्ती सिलसिले से हिंदवी का इस्तेमाल किया। ये जो चिश्ती वगैरह आए थे ये यहाँ पे भारत में आए थे, दिल्ली में आए, जैसे जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपनी दरगाह वगैरह बनाई, जहाँ पे खानका स्थापित की, वहाँ पे क्या होता था, ये लोकल जो लैंग्वेज होती थी, वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती थी उसको यूज़ करते थे, हिंदवी का यूज़ करा। अब हिंदवी कौन सी भाषा है भाई? हिंदवी क्या कोई भाषा है? क्या ये हिंदी भाषा है? तो हिंदी नहीं है। हिंदवी का मतलब हिंदी नहीं है, हिंदी प्लस उर्दू, यानी इन भाषाओं के मेल से, हिंदी और उर्दू के मेल से जो भाषा बनी वो हिंदवी कहलाती थी, ठीक है। तो ये हिंदवी का इस्तेमाल करते थे। बाबा फरीद जो थे उन्होंने भी जो लोकल लैंग्वेज थी, क्षेत्रीय भाषा थी, उसमें अपना जो काव्य है वो रचा है और गुरु ग्रंथ साहिब में उसको रखा भी गया है, संकलित भी किया गया है। सूफी जो कवि थे उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी थी, ठीक है, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को और मानवीय प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, वो भी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी, स्थानीय भाषा में। बीजापुर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे दक्खनी चलती थी, तो दक्खनी में उर्दू का रूप जो था उसमें कुछ कविताएं लिखी गई थी, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है जो उस समय में वहाँ की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी की किताब जो है, जिसको किताब उल हिंद कहा जाता है, उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, हम ऐसे लिखेंगे, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। ये उस समय के भारत के बारे में बताती थी, ठीक है। इसकी भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट थी, ये बता सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, विस्तृत ग्रंथ था, जो कि 80 पार्ट्स में, 80 अध्याय में, चैप्टर्स में डिवाइड था। इसके अंदर हमको धर्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, जो रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपराएं थी उसके बारे में, ठीक है, जो प्रथाएं, मापतंत्र विज्ञान वगैरह था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये इसका लिखने का एक अलग स्टाइल था। लिखता कैसे था ये कोई भी चैप्टर शुरू करता था ना तो शुरू में ही एक क्वेश्चन लिख देता था, यानी एक प्रश्न से शुरू करता था, एक क्वेश्चन लिखेगा, वहां से शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे उस क्वेश्चन का विवरण देता था, ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर भी दे देता था। फिर अलग अलग जो संस्कृतियां होती थी, ठीक है, दूसरे देशों से, उससे उसको कंपेयर कर देता था, यानी कि उसकी तुलना कर देता था। तो ये कुछ इसका अल बिरूनी का किताबुल हिंद है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, अब ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन जो है ये तो मैंने लिए हैं, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा ले रखे हैं, ठीक है। एक बार हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि सांची का जो स्तूप है वो प्राचीनतम समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ संरक्षित स्मारकों में से एक है। इसकी आपको व्याख्या करनी है, क्लियर है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है कि पौराणिक हिंदू धर्म के उदय की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है जैसे कि विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, यानी जब वो अपने चरम पे था उसके बारे में बताना है। फिर उसका पतन हो गया, पतन के कारण बताना है, ठीक है। इसी के ऑप्शन में एक है कि विजयनगर साम्राज्य में जो शाही केंद्र है उसकी विशेषता बतानी है। तो ये 4 क्वेश्चन है। वैसे तो ये 2 ही क्वेश्चन है, उनके ऑप्शन में 2 और हैं, तो इसलिए ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप के बारे में समझते हैं कि क्या ये कैसे ये संरक्षित हुआ। तो देखिए, सांची का जो स्तूप है ना, ये एक प्राचीन इमारतों में से है, ठीक है। यूरोपियन जो थे उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था सांची के स्तूप को लेकर, ठीक है। फ्रांसीसी भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जो सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार था ये फ्रांस में ले जाना चाहते थे, अपने म्यूजियम में रखना चाहते थे। इन्होंने बेगम से इजाज़त भी मांगी थी, शाहजहाँ बेगम से, ठीक है। और तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोशिश की इसको ले जाने की, लेकिन बेगम ने क्या करा, इसको ले जाने से मना कर दिया। इन्होंने एक उसकी प्लास्टर जो प्रतिकृति है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनाई जाती है, एक बिल्कुल डिक्टो उसकी कॉपी बना दी, यानी बिल्कुल नकली बना दिया, जो देखने में सेम हूबहू वैसा ही लगता था। इन्होंने अंग्रेजों को वो दे दिया और वो उससे खुश भी हो गए और उसको ले भी गए, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल कृति थी उन्होंने यहाँ पे रख लिया, उसको बचा लिया। फिर इन्होंने धन का अनुदान भी दिया इनके रख रखाव के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। एक यहाँ पे म्यूजियम भी बना दिया, अतिथिशाला भी बनवा दी। भोपाल की बेगमों ने बहुत सोच समझ के फैसला किया था, और इस स्तूप पर किसी रेल या ठेकेदार की या कोई निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, वरना वो भी कहीं ना कुछ इससे ले जाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संरक्षित रहा, प्राचीन इमारतों में से एक है, महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, हो सकता है इस लैंग्वेज में ना आए, कुछ और पूछ ले, तो यह आता है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के बारे में बताना है। देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म जो है वो सनातन हिंदू धर्म ही है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि इसमें एक वैष्णववाद और एक शैववाद वाली परंपरा है। वैष्णववाद की परंपरा के बारे में बात करें तो इसमें जो भगवान विष्णु होते हैं ये मुख्य देवता होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। शैववाद की बात करें तो इसमें शिव जो होते हैं वो प्रमुख देवता होते हैं, शिव को पूजा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो आराधना अगर हम देखें तो इसमें ईश्वर का जो ईश्वर है उससे जो एक प्रेम और समर्पण का रिश्ता होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैष्णववाद में एक 10 अवतार की चर्चा भी है, ठीक है। 10 अवतार में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जब ईश्वर जो है जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो ईश्वर अलग अलग अवतारों में, ठीक है, आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं और उस पाप का नाश करते हैं। तो ये इसकी चर्चा वैष्णववाद में आपको देखने को मिलेगी। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये हमने बता ही दिया है, ठीक है। अलग अलग अवतार देश के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय भी हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। फिर शिव की बात करें तो उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता है, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है शिव को, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आप में इसमें वैष्णववाद और शैववाद दोनों के बारे में आप बता सकते हो, ये पौराणिक हिंदू धर्म में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का जो चरमोत्कर्ष मतलब जब विजयनगर बिल्कुल अपनी बुलंदियों पे था, सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, तो वो चरम पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पतन मतलब जब वो टूटने लगा, कमजोर होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, यानी पतन के बारे में बताना है। तो पतन के बारे में मैंने आपको अलग बता रखा है, ठीक है। तो पहले चरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो चरमोत्कर्ष को समझते हैं। देखिए, कृष्णदेव राय को आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस राजा रहे हैं। ये एक शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाया, मजबूत किया, ठीक है। इन्होंने जो रायचूर दोआब वाला हिस्सा था उसको जीता, उड़ीसा के शासकों का इन्होंने दमन करा, बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने हराया, और उन क्षेत्रों को अपने में शामिल करके कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य को विस्तारित किया और मजबूत भी किया, ठीक है। इन्होंने अमरनायक प्रणाली को अपनाया था, जिससे कहीं ना कहीं साम्राज्य मजबूत हुआ। अमरनायक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर की वीडियो में। फिर शांति की स्थिति में, ठीक है, उस इनके काल में शांति की स्थिति थी, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े गोपुरम का निर्माण किया था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। तो ये तो हो गया इसका चरम। फिर क्या होता है, बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राजकीय ढांचा जो है उसमें तनाव दिखाई देने लगता है। इनके जो उत्तराधिकारी बने, ठीक है,
वो जो विद्रोही नायक थे या सेनापति थे, उनसे उनको चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो विद्रोही थे अगल बगल की जो अन्य सुल्तान वगैरह होते थे, उन्होंने समझ लिया था कि भाई विजयनगर साम्राज्य का जो मजबूत और ताकतवर शासक है उसकी तो मृत्यु हो गई है, अब जो है उसके उत्तराधिकारी वो उतने मजबूत है नहीं, वो कमजोर है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं उन पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब राम राय जो थे ये महत्वाकांक्षी शासक थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाह रहे थे। तो इसने क्या करा, सुल्तान को दूसरों के खिलाफ करने की नीति अपनाई थी, एक को दूसरे के खिलाफ कर देना। लेकिन जो अलग अलग सुल्तान थे उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था, उन्होंने क्या करा, वो एक हो गए। तो आपने देखा था ना कि तीन अलग अलग मिलकर तीनों ने आक्रमण कर दिया था विजयनगर साम्राज्य पे, उसको लूटा गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने इन पे आक्रमण करा और विजयनगर साम्राज्य जो था उसको बर्बाद किया। तो ये पतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में जो शाही केंद्र हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो शाही केंद्र में आप महानवमी डिब्बा के बारे में बता सकते हैं, हजार राम मंदिर जो था इसके बारे में बता सकते हैं, कमल महल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे शाही केंद्र में आते हैं। महानवमी डिब्बा हमने पढ़ा है कि एक बड़ा मंच होता था, बहुत बड़ा मंच था, 11,000 वर्ग फीट का आधार था इसका, 40 फीट ये ऊंचा था। यहाँ पे जो दशहरा चल रहा है ना, आज दशहरा ही है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो दशहरे का त्यौहार होता था, ठीक है, नवरात्रि का त्यौहार होता था, यहाँ पे मनाया जाता था बहुत धूमधाम से। शासक अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते थे, प्रतिस्पर्धा होती थी, झांकियाँ निकाली जाती थी, शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो ये तो महानवमी डिब्बा हो गया। हजार राम मंदिर की बात करें तो ये एक बड़ा और भव्य मंदिर था, बहुत ज़्यादा भव्य था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि राजा और उसके परिवार के उपयोग के लिए शायद इसको यूज़ किया जाता हो। और केंद्रीय मंदिर जो था इसमें मूर्तियां जो है गायब है, लेकिन दीवार पर जो उत्कीर्णन, जो दीवार पे जो चित्र बनाए गए हैं वो सुरक्षित हैं। भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य भी बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि शायद शासक जो था वो ही इसमें पूजा करते होंगे। नेक्स्ट है कमल महल। कमल महल जो है एक शाही केंद्र है और ये काफ़ी अच्छी सुंदर इमारत थी, ठीक है। ये एक परिषदीय सदन माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे राजा जो थे और उनके जो परामर्शदाता थे उनसे मिला करते थे, वहाँ पे चर्चाएं होती थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री जब आए थे उन्होंने इसको देखा था, उन्होंने इसको नाम दिया था लोटस महल, या हिंदी में बोले तो कमल महल का नाम दिया गया, ठीक है। कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल भी मिला है, ये कुछ इनके शाही केंद्र के रूप में है। तो इसमें से पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल के अभिलेखों का अध्ययन कैसे निकाला गया। अभिलेखों की सीमाएं बतानी है। तो देखिए, मौर्य काल के अभिलेखों को पढ़ने की प्रणाली और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अभिलेखों की कुछ कमियां थी, ठीक है। इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मौर्य काल में अर्थ कैसे निकाला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इसने क्या करा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी उसका मतलब निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया, और जो कि उस समय के सिक्कों में हमको देखने को मिलते थे तो इन्होंने उसका अर्थ निकाल लिया था। फिर क्या है, जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों का विषय, शैली और भाषा और उसके लेख के आधार पर उसका अध्ययन किया था। उसने खोज की थी कि कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम देवाना पेय या पेय दस्सी के नाम से भी लिखा हुआ मिलता है। उसने ये भी ध्यान दिलाया कि देवाना पेय और पेय दस्सी नाम जो है इसका प्रयोग एक ही शासक अशोक के लिए किया गया है, केवल अशोक के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारा आंसर की में है तो ये आप बता सकते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो सिंपल है। इसके बाद मेन जो क्वेश्चन है वो ये आता है, और ये अलग से भी क्वेश्चन आता है। ये सभी को पता है, जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि थी उसका अर्थ निकाला था, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सहायता मिली थी, क्लियर है। लेकिन अभिलेखों की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती है। देखो अभिलेखों की सीमाएं क्या हैं, उसमें कुछ टेक्निकल समस्या आ जाती है। कभी कभी क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं तो वो नहीं समझ में आते हैं। कुछ अभिलेख टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ अभिलेख में जो शब्द हैं वो लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। अभिलेखों में लिखे हुए शब्द पुनर्निर्माण जो है अनिश्चित होता है, कि शब्दों का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। क्या पता भाई जो उस समय का शब्द है उसका क्या मीनिंग हो, आज के समय में उसका मीनिंग अलग हो सकता है, ठीक है। अभिलेखों के शब्दों का जो रियल अर्थ होता है वो भी निकालना मुश्किल होता है। हजारों अभिलेखों से केवल सैकड़ों की संख्या में अभिलेख प्राप्त होते हैं। सभी को पढ़ा जाना और अनुवादित कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कितने सारे अभिलेख है, सबको नहीं पॉसिबल है कि उसको अनुवादित किया जा सके, पढ़ा जा सके। तो ये कुछ इनकी कमियां हैं, ठीक है। और अभिलेखों से हमें राजा और उनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो लोग थे वहाँ के, जो साधारण लोग थे, ठीक है, आम आदमी थे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र की विशेषता बतानी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछते हैं। तो देखिए,
विजयनगर का धार्मिक केंद्र की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित, यानी विजयनगर का जो धार्मिक केंद्र था वो उनकी धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या थे, यहाँ के जो लोग थे वो इनके जो देवता थे, संरक्षक देवता जिनको विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष कहा जाता था, इनकी पूजा करते थे। और यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी थी, जिसको हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मंदिर का निर्माण का मतलब यहाँ पे था कि खुद को मंदिर के देवताओं के साथ में जोड़ना, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे जो मंदिरों का निर्माण करते थे, कहीं ना कहीं अपने आप को देवताओं से जुड़ा हुआ बताते थे। ठीक है, और मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी काम करते थे, शिक्षा वगैरह दी जाती थी। शासकों ने क्या करा, इन मंदिरों के रखरखाव के लिए अनुदान भी दिया था। विरूपाक्ष और पंपा देवी मंदिर ऐसा कहा जाता है कि शहर के विकास का मुख्य कारण बने हुए हैं। ठीक है, और शासकों की दृष्टि से देखें तो मंदिरों का निर्माण कराना, उनकी मरम्मत कराना, रख रखाव करना, उनकी शक्ति, धन और पवित्रता के लिए समर्थन और मान्यता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। क्योंकि देखो, शासक जो थे अपने आप को धर्म से और ईश्वर से जोड़ के बताते थे, इसीलिए क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, मंदिरों को संरक्षण करवाते थे, तो लोग भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन करते थे। ये पॉइंट बता सकते हो। आगे देखो, विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, यानी वो कहते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे जोड़ के बताते थे। मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। विजयनगर के जो धार्मिक केंद्र की विशेषता थी उसमें गोपुरम सबसे महत्वपूर्ण है। गोपुरम क्या होता था, एक बहुत बड़ी संरचना होती थी जो कई किलोमीटर दूर से ये बता देती थी भाई कि ये गोपुरम कहीं मंदिर होने का संकेत देती थी, और इससे इसको बनवाने वाले की ताकत का भी पता लगता था। जो शासक जितना मजबूत होता था वो उतना बड़ा गोपुरम बनवाता था। इसी परिसर में दो विशालकाय मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल देव मंदिर भी मिलता है। इन मंदिरों के सभागार होते थे, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते थे। ठीक है, और इन मंदिरों के परिसरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गलियाँ होती थी, रथ गलियाँ होती थी, मंदिर के गोपुरम होते थे, सीधी रेखा में आप वहाँ से जा सकते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। सभागार वगैरह में लोग आया करते थे। ठीक है, देवी देवताओं का विवाह वगैरह भी करवाया जाता था, गोपुरम वगैरह होते थे अंदर। तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। एक क्वेश्चन है, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ लो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पर इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको देखो मत, सीधा क्वेश्चन आओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि आपको आंसर पता है तो बिना पढ़े आंसर दो। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आपको पता है कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, इसको चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आंसर पता है तो बिना आंसर देखे डायरेक्ट लिख सकते हो। जंगल में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता था, तो देखो, अब जैसे मान लो आपको आंसर नहीं पता तो आपको पीछे आना है, आपको देखना है कि हाथियों का पता लगाने के लिए क्या करते थे, जो उनके द्वारा गिराया गया जो मलमूत्र था उससे पहचाना जाता था। ठीक है, और कभी कभी हथनियों की भी मदद ली जाती थी, तो आप ऐसे बता सकते हो। फिर मौर्य शासक जो थे हाथियों को क्यों पकड़ते थे भाई, क्यों पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको अपनी सेना में रखते थे, ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर अगला है मैप वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है मथुरा यानी अशोक का अभिलेख का एक क्षेत्र, राजगीर जो कि मगध का प्राचीन राजधानी है, चंद्रगिरी जो कि आपको साउथ में दक्षिण भारत में दिखेगा, दिल्ली जो कि मुगल साम्राज्य की राजधानी है। तो ये चारों आपको मैप में बताने हैं। अब आपके सामने मैप जो है बिल्कुल ब्लैंक दे दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक। अब मैंने मैप की वीडियो बनाई थी तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, मथुरा जो है यूपी में है, तो ये जो यूपी है इधर कहीं मथुरा होना चाहिए। दिल्ली आपको यहाँ कहीं पे दिखेगा। ठीक है, हरियाणा और इसके बीच में बिल्कुल पास में छोटा सा दिल्ली है। और क्या पूछा हुआ है आपसे, एक मिनट, आपसे राजगीर पूछा हुआ है जो कि बिहार में है, तो राजगीर आपको पता होना चाहिए बिहार में। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा है चंद्रगिरी वो साउथ में आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने सॉल्व भी रखा हुआ है। तो देखिए, दिल्ली आपको पता है ये यूपी, हरियाणा और इसके बीच में छोटा सा हिस्सा जो है ये आपको ये दिल्ली दिखाई देता है, और यूपी में जो दिल्ली के नज़दीक है ये मथुरा दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में आपको यहाँ पे राजगीर दिखाई देगा, और साउथ में आते हो तो चंद्रगिरी दिखाई देगा। तो ये चार आपसे पूछे हुए थे, ये चारों आपको इस तरीके से बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैप वाला क्वेश्चन हो जाता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, क्लास 12। ठीक है, आपको eklavyastudypoint.com गूगल पे सर्च करना है, क्लास 12 में जाना है, सब्जेक्ट में जाना है, फिर इस तरीके से टेबल आएगी, इसमें जाकर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट में आपको ये बताना है कि आपको पेपर कैसा लगा, आसान था, मुश्किल था या बहुत मुश्किल था, कैसा लगा आपको, कमेंट में बताइए।